गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर ओरिएंटेड क्लासेस विद सिद्धि परीक्षा। सो आई होप आप सब अच्छे हैं। देख लेते हैं जल्दी से कि आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। ठीक है, मेन फोकस किस पे रहेगा हमारा? अगेन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको क्वेश्चन सोल्व करने आना चाहिए। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी साथ के साथ लेके चलेंगे और साथ के साथ बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चलेंगे, मई के हो, जून के हो, या वो कभी मर्जी के हो। ठीक है, सो बेस्ट क्वेश्चंस लेके चलेंगे साथ के साथ, और उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी मैं आपको साथ के साथ क्या कहूंगा, देता रहूंगा। ठीक है, सो आज का एजेंडा क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा, साथ के साथ सॉल्यूशंस रहेंगे, कुछ और ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और अगर मैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की बात करूं, सो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे तृष्णा मिशन के बारे में। अब ये जो तृष्णा मिशन है, ये क्या है, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में ये मिशन है, और इस मिशन का एम क्या है, कितने सालों का ये मिशन है। ठीक है, सब कुछ हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, और तृष्णा मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक और इंडेक्स के बारे में। डेली बेसिस पे हम एक रिपोर्ट लेके भी चल रहे हैं, इंडेक्स लेके चल रहे हैं। सो 2024 में ही इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश हुआ है। किसने पब्लिश किया? इंडिया की रैंकिंग किसकी कितनी है, और साथ में किसने टॉप किया है। तीन ही प्रकार के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, तीनों क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे। लास्ट में क्वेश्चन दूंगा मैं आपको सोल्व करने के लिए। अब जो डेली डेली ये क्वेश्चन होता है, अपने एंड पे भी सोल्व करना सीखो। ठीक है, सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है मोरनी हिल्स को लेके। अब फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, साथ के साथ स्टोरी सुनते रहिए। फॉरेस्ट फायर का रीजन क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक रीजन भी होता है, और कुछ रीजन है उसका क्योंकि इतना ज्यादा क्या हो रहा है कि टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो इसी की वजह से चलते मोरनी हिल्स में क्या लगी हुई है? फायर लगी हुई है, फॉरेस्ट फायर जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब फॉरेस्ट फायर जो मोरनी हिल्स में लगी हुई है, आपको सिर्फ इतना बताने की जो मोरनी हिल्स में फॉरेस्ट फायर लगी है, ये मोरनी हिल्स कौन सी स्टेट में पड़ते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, या फिर आपके पास उत्तराखंड है। कहां पे ये मोरनी हिल्स पड़ते हैं? 10 सेकंड आपके पास है, इतना मैं पेन चूज कर लेता हूं, इसका आंसर कीजिए। और साथ के साथ ये भी याद रखिए कि फॉरेस्ट फायर बहुत ही ज्यादा क्या होती है, गलत होती है। कैसे गलत होती है? एक तो आपका क्लाइमेट इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर होती है, प्लस जो एनिमल्स रहते हैं, मान लो कि बर्ड्स जो ट्रीज पे रहते हैं या फिर एनिमल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा उनको थ्रेटन फील होता है इस चीज से। ठीक है ना, क्यों? उनकी लाइफ भी जा सकती है, क्योंकि जंगल में, जंगल किनका घर है? एनिमल्स का घर है जंगल, जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे ही जो मोरनी हिल्स है जो आप न्यूज में देखा है, अगर इससे क्वेश्चन आए, सो मोरनी हिल्स आपका कहां पे है? हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल गलत, सारे पहाड़ हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये जो हिल्स है ये कहां पे है? हरियाणा के अंदर है ये हिल्स। हाँ जी, सो हरियाणा पंचकुला के पास आपको मोरनी हिल्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप हरियाणा के बारे में थोड़े से हिल्स और आपको पता होने चाहिए। अब अगर देखें तो हरियाणा में अच्छे खासे हिल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो हरियाणा के नॉर्थ में शिवालिक रेंज है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पंचकुला की, सो हरियाणा के अंदर जो पंचकुला है वहां पे मोरनी हिल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हरियाणा के अंदर मैं महेंद्रगढ़ की बात करूं, ठीक है, सो महेंद्रगढ़ में आपको जो हिल देखने को मिलेगा उस हिल का नाम है दोसी हिल। अब ये दोसी हिल के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोसी हिल कभी के टाइम में यहाँ पे वोल्केनो इरिप्ट होती थी, हालांकि अब ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सो एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो तीन टाइप की होती है, डोरमेंट होती है, एक्सटिंक्ट होती है, और एक्टिव होती है। ठीक है, सो ये क्या है? एक्सटिंक्ट वोल्केनो। आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है, बट अगर देखें तो महेंद्रगढ़ में कौन से हिल्स पाए जाते हैं? दोसी हिल्स। ठीक है, DHOSI, दोसी हिल्स। और अगर दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर में देखूं तो साउथ वेस्ट में, सो जो हरियाणा का साउथ वेस्ट है ना, उस तरफ कौन से हिल्स पाए जाते हैं? अरावली रेंज पाई जाती है उस टाइम पे। तो कहां पाई जाती है? अरावली। अरावली का स्ट्रेच निकल के आया दिल्ली के पास से, जो हरियाणा को भी क्या करता है? टच करता है। तो आप देख पा रहे हो कि हरियाणा की जो बॉर्डरिंग स्टेट्स, मतलब हरियाणा के बॉर्डर्स पे देख सकते हो या अंदर देखते हो, तो अच्छे खासे हिल्स प्रेजेंट है, और इन हिल्स के बारे में आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आगे एक मिशन के बारे में। तृष्णा मिशन तो आज हम करेंगे, बट साथ में आपको पता होना चाहिए कि दक्ष मिशन जो अभी न्यूज में है, ये किससे रिलेट करता है। ठीक है, इस फोटो को देख के आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो कि ये कौन सी लाइट है जो इतनी ज्यादा इमिट हो रही है। इससे आप आंसर गैस कर सकते हो। चार ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर इस फोटो में छुपा हुआ है कि ये मिशन क्यों लगाया गया था, ये मिशन किसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये मिशन किसको फाइंड आउट करने के लिए, किस चीज पे फोकस करने के लिए ये मिशन लेके आए थे। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, दक्ष मिशन। इसके बारे में आप बताओ। 10 सेकंड अगेन आपके पास है, जल्दी जल्दी से गैस करो, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी जल्दी से और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, सो अगर आप इस फोटो में देख पा रहे हो, सो ये जो फोटो में है ये है गामा रे बर्स्ट। अब ये क्या है? ये है गामा रे बर्स्ट। अब गामा रे बर्स्ट क्या होता है? गामा रे बर्स्ट होता है अगर हम बड़े बड़े दो स्टार्स आपस में कोलाइड करें, या फिर ब्लैक होल की कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो, या फिर कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज ब्रस्ट हो जाए, तो इन सब की वजह से क्या होता है? गामा रे ब्रस्ट होकर बाहर आती है। और गामा रे क्या होती है? इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट बाहर आती है ना, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होती है वो बाहर आती है। इस तरीके की इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट क्या होती है? बाहर होती है। अब
इसी ब्राइट लाइट को स्टडी करने के लिए, इसी ब्राइट लाइट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टेलीस्कोप, एक नहीं दो टेलीस्कोप अर्थ के ऑपोजिट साइड्स पे लगाए गए थे इसी को स्टडी करने के लिए। अब इसका आंसर आपको पता लग गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ब्लैक होल की बात नहीं कर रहा, मून की बात तो हुई नहीं है, मून की सर्विस की बात तो हुई नहीं यहां पे, ठीक है। तो किसकी बात हुई है, दक्ष मिशन किससे रिलेट कर रहा है, गामा बर्स्ट से। तो किससे रिलेट कर रहा है, गामा रे बर्स्ट से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा अगर डिटेल में देखने की कोशिश करें, जो मैंने बताया वो यहीं पे लिखा है, दो टेलीस्कोप को क्या किया गया है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ में क्या कर दिए गए, प्लेस कर दिया है। स्टडी किसकी करनी है, ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी करनी है, साथ के साथ गामा रे बर्स्ट की स्टडी करनी है, ठीक है। इस तरीके का कुछ ऐसा टेलीस्कोप है जो आपको देखने को मिलेगा, राइट। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और बताना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये इकोनॉमी से क्वेश्चन बिलोंग करता है, किससे कर रहा है, इकोनॉमी का। इकोनॉमी का एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं हम एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, बट आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए। अब एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कोई भी बाहर की कंट्री अगर आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर रही है, बिजनेस में कर सकती है इन्वेस्ट, किसी भी वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में इन्वेस्ट कर सकती है, वो सर्विसेज में इन्वेस्ट कर सकती है, किसी भी चीज में अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है आपकी कंट्री में, सो उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कि फॉरेन के लोग, फॉरेन के बिजनेसमैन आके इंडिया में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तो अब क्वेश्चन ये है आपका कि 2023 और 2024 का जो साल गया है हमारा, ये इसके अंदर कौन सी कंट्री से इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। चार ऑप्शन आपके सामने और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे यूएसए नहीं है, ठीक है। सो अगर आपके क्वेश्चन में यूएसए आया तो जनरली क्या होता है ना कि हमारे यूएसए के साथ काफी ट्रेड चलती है, यूएसए हमारा एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, साथ के साथ यूएसए के साथ हमारी ट्रेड सरप्लस में चली हुई है, ठीक है। जैसे चाइना के साथ सरप्लस में नहीं चली हुई, वहां पे डेफिसिट में चली हुई है, ठीक है। अब यूएसए नहीं होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है इस चीज को, ठीक है। तो साथ के साथ अब यहाँ पे देख लीजिए यूएसए। अब यूएसए का क्या है यहाँ पे कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंगापुर। नाउ सिंगापुर विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंगापुर हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो इस चीज को क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, सिंगापुर। याद रख रहे इस क्वेश्चन को, मुझे ऐसे गट फीलिंग आ रही है डेट ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, सेकेंडली क्या है कि अभी बहुत ज्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिसमें ये बताया जा रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा क्या देखा जा रहा है इंडिया में, डिक्रीज हुई है, ठीक है। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है, इतना ज्यादा डिबेटफुल ये इशू अभी बना हुआ है, इसके ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना हमें, बट इतना जरूर याद रखना है कि 2023 2024 में सबसे ज्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां से आई है, सिंगापुर से सबसे ज्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, ठीक है। सो चाइना तो करता ही नहीं इन्वेस्टमेंट, तो वो तो थोड़ा उसका तो केस ही अलग है, ठीक है। तो सिंगापुर याद रखना है। और जो दूसरा एक और हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएगा, ये फोटो है। अब इनको अगर मैं इनकी ड्रेस में डालता तो इसका आंसर गैस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता आपके लिए, बट आपको बताना ये दिनेश कार्तिक है इनका नाम। दिनेश कार्तिक ने अभी हाल ही में बोला है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं अपने हर स्पोर्ट्स के फॉर्मेट से जो ये गेम खेलते थे। आपको बताने की कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे, काफी लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे, बट जरूरी नहीं है कि सब उस स्पोर्ट के फैन हो। सो आप बता दीजिए इसका क्या है। एक मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ये फुटबॉल के प्लेयर नहीं है, ठीक है। सो फुटबॉल के प्लेयर नहीं है ये। अब आपको बताने है कि कौन से प्लेयर है। 10 सेकंड आपके पास है, सोचिए आप, ठीक है। और फिर मैं इसका आपको क्या देता हूं, राइट आंसर देता हूं, राइट, ओके। सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज क्रिकेट। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मैं T20 से, वर्ल्ड कप से, मतलब T20 से, ओडीआई मैच से, साथ के साथ आईपीएल से भी, तीनों से क्या कर रहा हूं मैं, रिटायरमेंट ले रहा हूं। ये इन्होंने रिटायरमेंट कब घोषित की है, अभी जो आईपीएल चला हुआ था, ये कौन सी टीम में खेल रहे थे, आरसीबी टीम में खेल रहे थे। सो अभी आरसीबी टीम में खेल रहे थे, वहां उनके क्या थे, ये विकेट कीपर थे। सो काफी अच्छे प्लेयर है, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया। और ये कौन से किस स्पोर्ट से, सॉरी किस स्पोर्ट से ये रिलेट करते हैं, सो दिनेश कार्तिक इज इक्वल्स टू क्रिकेट, राइट। इसके साथ ही चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा अगेन मिशन को लेके। अब क्या है ना, आज हमारे थोड़े स्पेस सेक्टर से क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। सो ये दोबारा से किससे बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन स्पेस सेक्टर से ही अगेन ये क्वेश्चन बिलोंग करेगा। वेट अ सेकंड, ठीक है। सो ये स्पेस सेक्टर से क्या करेगा, क्वेश्चन हमारा बिलोंग करेगा, ये वाला मिशन है। सो ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, स्पेस से। सो आज हमारे 3 मिशन पूरे हो जाएंगे। पहला मिशन कौन सा हमने देखा, दक्ष मिशन, जो किससे रिलेट करता था, गामा रे से।
दूसरा हमने मिशन कौन सा बनाया, चैंग E6। सो चैंग E6 मिशन है, अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया है। हालांकि ये क्या हुआ है, मून पे लैंड भी हो चुका है 2 जून पे। सो मून की फार्दर साइड जो है ना, वहां पे लैंड हुआ है, कुछ इमेजेस वहां पे कैप्चर करेगा, ठीक है। अब आपको बताना है ये जो मिशन है कौन सी कंट्री ने कैरिड आउट किया था। स्टोरी सारी आपको पता लग गई है, मून पे लैंड हुआ है, इस तरीके का ये दिखने वाला है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सी कंट्री से ये क्या करता है, मिशन बिलोंग करता है। आज हमारे 3 मिशन हो गए, आंसर देते रहिए, सुनते रहिए। आज हमारे 3 मिशन हो गए, दक्ष मिशन हो गया, चैंग E6 मिशन हो गया, साथ के साथ में तृष्णा मिशन हो गया। तो 3 मिशन आज हमारे हो गए, तीनों के तीनों किससे रिलेट कर रहे थे, स्पेस सेक्टर से रिलेट कर रहे थे। तीनों में से एक तो होगा ही होगा एग्जाम में रिफ्लेक्ट, ठीक है। इसी के साथ चैंग, अब आप खुद देखिए, जो ये चैंग चैंग जैसे नाम है, ये कहां से, कौन सी कंट्री से रिलेट करते हैं। इंडिया से तो फोर श्योर नहीं करते, रशिया से तो फोर श्योर नहीं करते, ठीक है। सो जो चैंग जैसे शब्द है, नहीं या तो जापान से रिलेट कर सकते हैं या चाइना से रिलेट कर सकता है। अब हम 2 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर पाए हैं, बट 2 ऑप्शन हमारे अभी रहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाइए कि चैंग, अब सी से आप मैच कर सकते हो कि चैंग चाइना, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, सी से याद रख सकते हो कि जो चैंग मिशन है वो किसका है, चाइना का मिशन है। सो बेसिकली ये मिशन याद रखना कि चैंग E6 मिशन है, मून के लिए मिशन है, ये बेसिकली मून की फार्दर साइड में स्टडी करने के लिए मिशन है। कौन सी कंट्री का मिशन है, चाइना का ये मिशन है, ठीक है। इसी के साथ जाते हैं आज के हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के टॉपिक्स पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन हम काफी सारे कर चुके हैं, अब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ले लेते हैं थोड़ी सी। जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर मैं बताऊं, सो स्टार्ट करते हैं तृष्णा मिशन से। अब तृष्णा मिशन क्या है, सबसे पहला पॉइंट एग्जाम में जो आ सकता है, तृष्णा मिशन कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हुआ है, पहला इंडिया, दूसरा फ्रेंच। सो इंडिया और फ्रेंच के बीच में क्या हुआ है, तृष्णा मिशन हुआ है। इस टॉपिक को आसानी से और जल्दी से समझते हैं, ठीक है। अब 2 कंट्रीज के बीच में हुआ है, इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है, इसरो। फ्रेंच की स्पेस एजेंसी कौन सी है, CNES। सो ये है, थोड़ा सा आपको याद रखना है, CNES ये क्या है, सेंट्रल नेशनल स्पेस एजेंसी, जो कौन सी है, फ्रेंच की है। अब ये मिशन इंडिया फ्रेंच में हुआ है। तृष्णा मिशन की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि एग्जाम में वो पूछ ले कि जो तृष्णा मिशन है अभी हाल ही में जो इंडिया और फ्रेंच के बीच में देखा गया मिशन है, ये मिशन की फुल फॉर्म मतलब क्या है, तृष्णा किस चीज के लिए स्टैंड करता है। 4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं। सो तृष्णा स्टैंड फॉर, T का मतलब हो जाता है थर्मल, ठीक है। R का मतलब हो जाता है इंफ्रारेड, ठीक है। सो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। सो इसलिए ये स्टैंड आउट करता है। यहां पे मैंने इसकी फुल फॉर्म जो है मेंशन भी कर दिया, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, थर्मल इंफ्रारेड, ठीक है। सो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। सो नेचुरल रिसोर्स की क्या करनी है, असेसमेंट करनी है। अब 2 क्वेश्चन के आंसर हमारे बना लगे, कौन सी कंट्रीज के बीच में होता है पता चल गया, फुल फॉर्म क्या होती है तृष्णा मिशन की पता चल गया। अब तृष्णा मिशन का एम क्या है, तो इस तरीके की ये सैटेलाइट आपको दिखने को मिलेगी। इस पे 2 पेलोड हैं, पहली बात। अब इसका एम क्या है, इसका एम है कि तृष्णा मिशन विल स्टडी अबाउट द सरफेस टेम्परेचर एंड वाटर मैनेजमेंट। मतलब तृष्णा मिशन सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सरफेस टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर से रिलेट करके आप ये आपको बता देगा अर्बन हीट आइलैंड्स के बारे में, इतनी ज्यादा गर्मी क्यों हो रही है, क्या एंथ्रोपोजेनिक रीजंस है, इन सब की इमेजेस सेंड करेगा, ठीक है। पहला ये। दूसरा होगा वाटर मैनेजमेंट, पानी का सी लेवल कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा, कहाँ पे अकाल पड़ रहा है पानी का, ठीक है। द्रव की कंडीशंस कहां पे क्रिएट हो रही है, वाटर बजट क्या चला हुआ है, ये सब की स्टडी के लिए क्या हो रहा है, इस मिशन को बनाया गया है। अब ये जो सैटेलाइट होगी, ये जो मिशन होगा, इसमें तृष्णा मिशन होगा, इस मिशन के अंदर क्या होगा, 2 पेलोड को यूज किया जाएगा, ठीक है। 2 प्राइमरी पेलोड होंगे। इस मिशन की जो लाइफ टाइम होगी वो होगी 5 साल। और इस मिशन को, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो तृष्णा मिशन है ये कौन से ऑर्बिट में हुआ है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में हो रहा है, पोलर ऑर्बिट में हो रहा है, या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में हो रहा है। सो याद रखना, इस मिशन के तहत हम अपने जो ये इमेजिंग सैटेलाइट होगी इसको कहां पे लॉन्च कर रहे हैं, इसको लॉन्च कर रहे हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। जब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, सन सिंक्रोनस एक ऐसा पोलर ऑर्बिट होता है, सन सिंक्रोनस एक ऐसा पोलर ऑर्बिट होता है जहां पे सैटेलाइट को अगर प्लेस किया जाए तो वो सन से एग्जैक्ट सेम दूरी पे होगी और सेम पोजीशन पे होगी, एज रिलेट किया जाए उसको सन से, ठीक है। क्योंकि इसके नाम में भी क्या आ गया, सन आ गया। मान लो सन यहां पे है, तो सन से एक दूरी में अगर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा तो ये इसी सेम डिस्टेंस पे होगी अगर इसको सन से क्या किया जाए, रिलेट किया जाए, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप याद रखना, और साथ के साथ देख लेते हैं कि जो ये तृष्णा मिशन है, ये तृष्णा मिशन क्या, जो पॉजिटिव्स हैं वो क्या है किसके, तृष्णा मिशन के, ठीक है।
एक मिनट, मुझे लग रहा है ये हैंग कर रहा है थोड़ा सा, या इट्स ओके। या अब तृष्णा मिशन के बारे में सारी चीजें जान चुके हैं। लास्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि जो तृष्णा मिशन है ये बेसिकली हेल्पफुल क्या है, इससे फायदे क्या होंगे। देखो, अगर ये सैटेलाइट स्टडी कर रही है सरफेस टेम्परेचर को, तो इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड कहाँ पे है, ज्यादा हीट कहाँ पे है, कौन से एरियाज में ज्यादा हीट है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अर्बन एरिया प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। आने वाली जो हम अर्बनाइजेशन की तरफ, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ पे, अर्बनाइजेशन पे, ठीक है, तो वहां पे हम क्या कर सके, एक अच्छे वे में हम आने वाली बिल्डिंग्स को क्रिएट कर सके, एक अच्छे वे में हम सब कुछ कर सके, ठीक है। हम ये बताएगा परमाफ्रोस्ट रीजन्स के बारे में बताएगा, साथ ही के साथ में ये बता देगा आपको किसके बारे में, अर्बन हीट की प्लानिंग कैसे करेगी। तो एक ओवरऑल अच्छा मिशन है ये, जो हमारे अर्थ के बारे में क्या करेगा, हमें अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो आ जाता है इंडेक्स को लेके। अब इंडेक्स को लेके कौन सा टॉपिक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया की रैंक पढ़ेंगे, टॉप पे कौन है वो रैंक पढ़ेंगे, और किसने पब्लिश किया वो पढ़ेंगे, टॉपिक खत्म। सो जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2024 वाला, किसने इसको रिलीज किया, इसको रिलीज किया येल एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो येल सेंटर फॉर किसके लिए, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, सो इन्वायरमेंट के लिए। सो येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। सो इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी का येल सेंटर, इन्होंने क्या किया, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, इस इंडेक्स को पब्लिश किया, और इस इंडेक्स ने बताया है कि जो जिस कंट्री ने टॉप किया है वो है एस्टोनिया। सो टॉप करने वाली कौन सी कंट्री है, एस्टोनिया। इंडिया की रैंक कितनी है, ये जो इंडेक्स है, ये जो येल सेंटर है इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी वाला, ये 180 कंट्रीज को स्टडी करता है अलग अलग 45 पैरामीटर्स पर। तो 45 अलग अलग पैरामीटर्स पे स्टडी करता है 180 कंट्रीज को, और 180 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक बहुत बुरी है, 176 क्या है इंडिया की रैंकिंग है, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है इंडिया की रैंकिंग। सो एस्टोनिया ने टॉप किया, इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 176 है। यहां तक के इंडिया कहां पे लाई कर रहा है, अगर मैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करूं, ग्रीन हाउस उसकी ग्रीन हाउस इमिशन की बात करूं, 100 मीटर की बात करूं, तो इंडिया तीसरे नंबर पे है, ठीक है। और ये थोड़ा ठीक नहीं है इंडिया के लिए, ठीक है। सो ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है, यही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज का जो लास्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन जो मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये देना चाहता हूं क्वेश्चन कि जो वर्ल्ड ऑफ डेप्थ रिपोर्ट है, वर्ल्ड ऑफ डेप्थ रिपोर्ट, डेप्थ का मतलब क्या होता है, नुकसान हो गया भारी, ठीक है। सो डेप्थ रिपोर्ट जो हमारी 2024 आई है, इस रिपोर्ट का जो मेन टॉपिक क्या था, जो मेन टाइटल था वो क्या था, अ ग्रोइंग बर्डन टू द ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। अब ये जो रिपोर्ट आई है, ये किसने पब्लिश करी है, आपको सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है यूनेस्को, क्या है, यूएनसीटीएडी है, या फिर यूनिसेफ है, या फिर यूएनजी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली होता है। आपको बताने 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। इसी के साथ कल इसका आंसर मैं रिवील कर दूंगा, बट आप बता देना कि इसका आंसर ठीक क्या है, ठीक है। सो कल मिलते हैं कुछ और इंपोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। सो आई होप कि आज की क्लास हेल्पफुल थी। सो गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कल दोबारा मिलते हैं कुछ और इंपोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।